नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी सिलिकॉन वैली बैंक जो है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो अभी कोलैप्स कर गया है। तो जो अभी फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा एक बवाल मचा हुआ है कि क्या ये 2008 का जो क्राइसिस हुआ उसके तरफ तो नहीं जा रहा है। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ जिसके चलते आर्थिक मंदी आ गई पूरे विश्व में, क्या यह उसकी नींव तो नहीं तय कर रहा है। आज इसको 2 मिनट के वीडियो में हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो। तो इसमें हम लोग क्या देखने की पहला कोशिश ये करते हैं कि यह कोलैप्स होता क्यों है, क्यों सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सिलिकॉन वैली बैंक यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही ताकतवर बैंक है और वेल्दी बैंक है। जैसे कि अगर भारत में आप एसबीआई को देखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक को देखेंगे, तो यहाँ पर बैंक खुलवाने के लिए पैसे की कितनी ज़रूरत पड़ती है। आप 1000 रुपया जाकर जमा करेंगे, आपका अकाउंट खोल देगा। पर अगर आपको एचडीएफसी में अकाउंट खुलवाना है, इफ़ यू वांट टू गेट योर अकाउंट ओपन इन द आईसीआईसीआई, तो अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई में मिनिमम 4500 रुपया आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। मिनिमम 5000 रुपया डिपॉजिट आपको कम से कम करना पड़ेगा एचडीएफसी में, तब जाकर आपका बैंक अकाउंट खुलता है। इट मीन्स कि एचडीएफसी एंड द आईसीआईसीआई कैटर्स टू द वेल्दी इन्वेस्टर्स। जो नौकरी वाले लोग हैं उनको कैटर करता है। सरकारी बैंक 500-1000 रुपया पे भी खोल देता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इट यूज टू कैटर टू द वेल्दी। जो वेल्दी लोग थे उनको कैटर करता था। इस चीज़ को आप संज्ञान में रखेंगे। हुआ क्या कि जिस तरह से और भी बैंक काम करती हैं उसी तरह से सिलिकॉन वैली बैंक क्या करता है कि अगर 1000 रुपया सिलिकॉन वैली बैंक के पास आया तो इस पैसा को वो क्या करता है, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। सिलिकॉन वैली बैंक ही नहीं, हर बड़े बैंक यही करते हैं कि वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं। जब वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तब स्थिति क्या बनती है कि बॉन्ड में उनको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है, 8 से 10% मिलता है। पर वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट होता है। चूंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड में इन्वेस्टेड होता है तो वो अमाउंट सेव भी होता है। हुआ ये कि ये अपना बॉन्ड, जो कस्टमर का पैसा था, उसको बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। जब बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो मानते हैं कि 4% या 7% उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। अभी यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल बैंक है, जो रिजर्व बैंक कहिए यूनाइटेड स्टेट्स का हम लोग के भाषा में, वो इंटरेस्ट रेट को मानते हैं कि ये 7% पर इन्वेस्ट किया था। अभी इंटरेस्ट रेट को हाइक करके वो 10% कर दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो मानते हैं 100 रुपया पर उसको 7% का सूद मिल रहा था। अभी अगर कोई आदमी 100 रुपया इन्वेस्ट करेगा यूनाइटेड स्टेट्स में, डॉलर के केस में आप जो भी अपना समझ लीजिए, तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स का रिजर्व बैंक कहता है कि हम 10% देंगे। जब 10% देंगे तो जो वही रुपया है उसकी वैल्यू का क्या हुआ, डिप्रेशिएशन हो गया। इसका मतलब कि अगर वो पैसा को, उस बॉन्ड को अभी वो इन्वेस्ट किया होता तो ज़्यादा उसको पैसा मिलता बजाय कि पहले का। तो पहले वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। पर आप कहेंगे कि ये तो बहुत एक अच्छा रीजन नहीं है। बिल्कुल अच्छा रीजन नहीं है, क्योंकि ये सिलिकॉन वैली बैंक के साथ ही थोड़ी हुआ, और सब बैंक के साथ भी हुआ है। पर ये एक कारण है जिसके चलते उसके एसेट्स का वैल्यू गिरा है। दिस इज वन ऑफ द कॉज बिकॉज ऑफ विच द एसेट वैल्यू ऑफ द सिलिकॉन वैली बैंक डिटोरिएटेड। ये एक कारण है, पर ये एक इंपॉर्टेंट कारण नहीं है। हुआ क्या, अब इसको समझिए। यूनाइटेड स्टेट्स में आपको पता है कि वो स्टार्टअप का हब बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टअप खूब खुलते हैं। जो स्टार्टअप खुलते हैं उसमें जो इनिशियल रूप में जो फंड लगता है उसको आप एंजल फंड बोलते हैं। एंजल फंड के बाद वेंचर कैपिटलिस्ट आता है, तब जाकर फिर पैसा बढ़ता है और इस तरह से पैसा मल्टीप्लाई करता है, जिसको आप सीड फंडिंग कहते हैं, इन्वेस्टर्स फंडिंग कहते हैं। इन्वेस्ट करता है कि इस कंपनी का प्रोबेबिलिटी हाई है, ये अच्छा कर सकता है। इस सिलिकॉन वैली में अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम लोग पैसा लगाए हुए थे, वो हम आपको पहले बताया कि वेल्दी लोग पैसा लगाए हुए थे। जो वेल्दी लोग में भी क्या, जो स्टार्टअप वाले लोग थे वो लोग पैसा इसमें रखे हुए थे, डिपॉजिट करके रखे हुए थे। जो स्टार्टअप लोग चला रहे थे, हुआ ये कि उनको ऊपर से पैसा मिलना बंद हो गया। मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे, जो एंजल फंडिंग होता था, वो सब पैसा बंद हो गया। जब वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा मिलना, देखिए एंजल फंड और वेंचर कैपिटलिस्ट में बहुत आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये मानिए कि जो इन्वेस्टर स्टार्टअप को फंड करता था, जैसे पहला बार हम आपको देखते हैं तो उसको कहते हैं फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग, फिर सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग आपको देते हैं, फिर थर्ड राउंड ऑफ फंडिंग देते हैं। तो क्या हुआ कि जो स्टार्टअप में लोग पैसा लगाए हुए थे, वहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट को जो है पैसा लगाना बंद कर दिया। जब वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाना बंद कर दिया तो हम आपको बताएं कि सिलिकॉन वैली में मुख्य रूप से कौन पैसा लगा के रखा था, वेल्दी लोग लगा के रखे थे। वो वेल्दी लोग कौन थे, मुख्य रूप से स्टार्टअप वाले लोग थे। स्टार्टअप को जो ऊपर से पैसा आता था वेंचर कैपिटलिस्ट से बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, वहां का स्ट्रक्चरल कारण के कारण बंद हो जाता है।
लेकिन उसके एम्प्लॉय तो हैं, जो एम्प्लॉय हैं, ऑफिस का रेंट देना है, वो सब तो हमको देना ही है, एम्प्लॉय को पैसा तो देना ही देना है, और ऊपर से वेंचर कैपिटलिस्ट जो है पैसा देना बंद कर दिया। तो अब ये क्या करेंगे, जो इन्होंने पैसा डिपॉजिट करके रखा था, फिक्स डिपॉजिट करके रखा था, उसको ये तोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान रखिए, अगर आप प्राइवेट कोई बिजनेस चलाते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करेंगे कि एसबीआई में करेंगे, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करेंगे कि एचडीएफसी में करेंगे, ऑफकोर्स एचडीएफसी में करेंगे, वो इज्जत से आपसे पेश आता है। एसबीआई वाला आपको इतना दौड़ाता है कि अच्छे से बात नहीं करता है, इतना बदमाश होता है सबकी। तो ये सब प्रॉब्लम होता है कि उन लोग भी पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में रखे हुए था। वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा मिलना बंद हो गया। जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसा मिलना बंद हो गया, उसका फिक्स कॉस्ट था ही, एम्प्लॉय कॉस्ट था ही, तो वो फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना स्टार्ट करता है। जब फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना स्टार्ट करता है, अचानक से एक भीड़ बढ़ती है, फिक्स डिपॉजिट को तोड़ना स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि सारे वेल्दी लोग थे। उस केस में क्या होता है कि विथड्रॉल स्टार्ट हो जाता है। अब बैंक के पास, बैंक इसको इमेजिन नहीं कर पाया था कि इतना जल्दी से विथड्रॉल स्टार्ट होगा। तो बैंक क्या करेगा, बैंक जो कस्टमर का 1000 रुपया था, उसको उसने क्या किया था, बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखा था। बॉन्ड क्या था, दीर्घकालिक था, लॉन्ग टर्म का बॉन्ड था। अब एक बार में क्रिएट हुआ, एकदम हैवॉक सा क्रिएट हुआ, जिसमें लोग पैसा निकालना स्टार्ट कर देता है। उस पैसा को तो बैंक को भरना ही है। तो जो बैंक का जो बॉन्ड था, मानते हैं 1000 रुपया का, जिसको 5 साल बाद उसको 2000 रुपया मिलता, बैंक आनन फानन में इस 1000 के बॉन्ड को, जो अपना कस्टमर है उसके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको पैसा देने के लिए, इस 1000 के बॉन्ड को वो 900 रुपया में बेचना स्टार्ट कर दिया। उदाहरण के तौर पर आपको दे रहे हैं। क्यों, उसको इमीडिएट पैसे की जरूरत थी। क्यों, बिकॉज वो लीगली बाउंड है कि जो अपना जो कस्टमर है उसको पैसा का जरूरत हो तो उस पैसा को वो दे सके। इस परिस्थिति में जो उसका प्रॉफिट वाला एसेट था, उसको वो औने पौने भाव पर बेचना स्टार्ट करता है, जस्ट टू मीट दिस हैवॉक, टू मीट दिस जो हिस्टेरिया क्रिएट हुआ, उसको मीट करने के लिए ऐसा करता है। आपको पता है कि अगर एक आदमी अगर र्यूमर फैला दिया कि बैंक कोलैप्स करने वाला है, तो जितने लोग डिपॉजिट करते हैं वो पैसा निकालना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से वो अपना बॉन्ड को बेचना स्टार्ट करता है चीप रेट पे, और जब चीप रेट पे बैंक को बेचना स्टार्ट करता है तो उसका एसेट का क्वालिटी गिर जाता है और बैंक इंसॉल्वेंट बन जाता है। इस केस में अब आपके जहन में प्रश्न आना चाहिए कि क्या ये 2008 का क्राइसिस की तरफ नहीं जा रहा है, जिस तरह से लेमैन बैंक कोलैप्स करता है। बट यहां पर सिलिकॉन वैली की बैंक कोलैप्स करने से आर्थिक मंदी नहीं आ सकती है, या यूएस की स्थिति नहीं गड़बड़ा सकती है। उदाहरण के तौर पर कुछ आपको पता होगा कि डीसिप बैंक होता है भारत में, डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब बड़े बड़े बैंक्स हैं। अगर ये बड़े बड़े बैंक कोलैप्स कर जाएंगे तो इनमें इतना ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है, इतना ज्यादा उद्योगपति लोग को ये लोन दे रखा है कि इट विल क्रिएट सच हैवॉक कि पूरा अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा। पर अगर मानते हैं कि कोई ग्रामीण बैंक कोलैप्स कर गया, अरे भाई, उस पर ग्रामीण बैंक में कौन पैसा लगाता है, कुछ लोग तो ही पैसा लगाता है। तो जब ग्रामीण बैंक कोलैप्स करेगा तो उसका इकोनॉमी पर उतना असर नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से सिलिकॉन वैली बैंक इतना बड़ा बैंक नहीं है कि जिससे यूएस की अर्थव्यवस्था को इंपैक्ट कर सके, और जो विदेश के जो अर्थव्यवस्था है जो उससे लिंक्ड है उसको इंपैक्ट कर सके। सो इट इज नॉट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट जस्ट लाइक 2008 ग्लोबल क्राइसिस। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि हम लोग 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद से तैयार हो चुके हैं। हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम पर अपनी नजर गड़ाए रखते हैं। आरबीआई को देखिए, हमेशा सर्कुलर जारी करते रहता है। उसी तरह से वहां का जो फेडेक्स बैंक है वो भी अपना सर्कुलर जारी करते रहता है। तो इस तरह से अभी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिलिकॉन वैली।